शीर्षक विविच्छेदन। लेखक श्री रमेश चंद्र सेन। रामनाथ भट्टाचार्य की बीमारी के कारण गांव के 5 लोगों के आग्रह पर चैरिटेबल डिस्पेंसरी के सिविल डॉक्टर पिंगल ने स्वयं उनके इलाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। रामनाथ का घर जप तप और शांति स्वास्थ्य से भरा हुआ था। गांव वाले उन्हें पंडित मशाई कहते थे। वे जानते थे कि पंडित मशाई का पांडित्य बहुत अधिक नहीं है, पर वृद्ध के पूजा अर्चना में उनका अटूट विश्वास था। लोग मानते थे कि यदि वे पूजा कर शांति जल छिड़कें तो कोई विपत्ति उन्हें छू भी नहीं सकती। कुछ दिनों बाद जब रोगी की स्थिति गंभीर हो गई तो रामनाथ की दूसरी पत्नी निर्मला ने सारी लज्जा को पीछे रखते हुए डॉक्टर पिंगल के सामने आकर कहा, बड़ी ही विपत्ति है डॉक्टर बाबू, जो भी हो इन्हें बचाइए। पिंगल ने आश्वासन देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, वे ठीक हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने निर्मला के 5 वर्षीय पुत्र देबू की ठुड्डी थामकर उसे प्यार से सहलाया। निर्मला ने आभारी आंखों से पिंगल की ओर देखा और क्षण भर के लिए मन में राहत की लहर महसूस की। पिंगल इस क्षेत्र के सबसे बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने कई गंभीर रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया था। निर्मला के कानों तक उनकी ख्याति पहुंच चुकी थी। वह अपने पति के कंधे पर हाथ फेरते हुए बोलीं, डरने की कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। पिंगल डॉक्टर, आप साक्षात धनवंतरी हैं। जिसे 4 रुपए फीस देकर भी हमेशा नहीं मिल पाता, वही डॉक्टर बिना एक पैसा लिए रोजाना आते और रोगी को एक बार देखते। वे समय समय पर आवश्यक आहार और दवाइयां भी अपने साथ लाते। कभी कभी शाम की बाजार से लौटते हुए पिंगल 2 अनार लाते, कभी पूरे 2 संतरे। पिंगल की चिकित्सकीय दक्षता और निर्मला की देखभाल से रामनाथ 1.5 महीने में लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अन्न और आहार सुनिश्चित करने के दिन उन्होंने पिंगल से कहा, आपका ये ऋण मैं जीवन भर चुका नहीं सकता। पिंगल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सर, इसका मूल आपके पत्नी की देखभाल में है। यहीं से रामनाथ जब शिव को बिल्वपत्र अर्पित करते तब पिंगल के लिए भी प्रार्थना करते, हे भगवान, उसकी आयु लंबी हो, उसकी कीर्ति बढ़े, प्रभु उसका मंगल करें। पंडित मशाई स्वस्थ होने के बाद भी पिंगल पहले की तरह उनके घर आते रहते। इस क्षेत्र में रोगी दिखाकर लौटते समय यदि काम ना होता तो वो घर में आके बैठ जाते। पिंगल विदेशी थे, व्यवसायिक कारणों से लोगों से दूरी बनाकर चलते थे, लेकिन इनके साथ संबंध व्यापारिक नहीं था। यहां वो चौकी पर बैठकर निर्मला के पंखे से हवा पाते। रामनाथ और पिंगल अनेक विषयों पर चर्चा करते। युवक डॉक्टर के साथ प्राचीन ब्राह्मण अक्सर मतभेद रखते। निर्मला हल्की हंसी के साथ उनकी बातें सुनती, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं। वो सामान्यतः अपनी राय व्यक्त नहीं करती, फिर भी उसका अधिकांश दृष्टिकोण डॉक्टर से मिलता। पिंगल के सामने निर्मला में कोई संकोच नहीं। उसने अपने पति की जान दी है, उसका ऋण चुकाना संभव नहीं। फिर भी यह सहज मेल मिलाप उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका मात्र है। पिंगल मानते हैं, पत्नी का मन पति के उम्र के अनुपात में परिणाम प्राप्त करता है। रामनाथ वृद्ध हैं, इसलिए ये युवती निर्भीक होकर उनके साथ घुल मिल सकती। शिरोमणि के पोते का अन्नप्राशन। निर्मला को वहां जाने की इच्छा नहीं थी, परंतु शिरोमणि रामनाथ के बाल्य मित्र हैं। यदि निर्मला नहीं जाती तो शिरोमणि गिन्नी क्या सोचेंगी? इसलिए रामनाथ ने विशेष आग्रह कर उसे वहां भेजा, पर वहां पहुंचकर उसे अपमानित होकर वापस आना पड़ा। वो नहीं जानती थी कि उनके घर में डॉक्टर के आने जाने की बात पांचों ने सबको बता दी थी। ठान दीदी गांव की सरकारी मुरब्बी। रस भरे अंदाज में उन्होंने यह स्थान पाया। जब उन्होंने डॉक्टर को लेकर निर्मला से हंसी मजाक करने की कोशिश की तो निर्मला ने शिरोमणि गिन्नी के सामने अपनी बीमारी का हवाला देकर घर लौटना उचित समझा। घर पहुंचकर वो फर्श पर अपना आंचल बिछाकर लेट गई। डॉक्टर के बारे में उसके द्वारा फैलाई जा सकने वाली बदनामी की वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसके मन में विचार आया, यह दुनिया कितनी क्रूर है, लोग कितने जघन्य। क्रोध, रोष और अभिमान में निर्मला का संपूर्ण मन कड़वाहट से भर गया। पूरी तरह असहाय होकर वो धीरे धीरे फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को रोते देखकर देवू पास आया और उसके पास बैठ गया। अपने छोटे हाथों से माँ के चेहरे पर हाथ रखकर वो भी रोने लगा। निर्मला ने देवू को बगल में दबाया और कहा, खोखन, बता तो माँ क्या तेरे लिए बुरी है? देवू ने माँ के गालों को सहलाते हुए कहा,
तुम बहुत अच्छी माँ हो, बिल्कुल उस गांधारी जैसी। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से उसने गांधारी के बारे में सुना था। निर्मला ने और भी जोर से अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। रात में जब रामनाथ भोजन कर रहे थे, निर्मला पंखा चलाते हुए बैठी। खाना खत्म होने पर उसने आचाई का पानी दिया, सजावट ठीक की, हुक्का या तंबाकू व्यवस्थित किया। रात के आखिर में घर का काम और अपना भोजन समाप्त कर निर्मला ने अपने पति के पांव दबाए। रामनाथ उस समय सो चुके थे। निर्मला के मन में अनेक विचार उठ रहे थे। पति को मनचाहा पाने के लिए उसने शिव की पूजा की। जैसे शिव हैं वैसे ही उसके पति भी भोलानाथ। अब उसके लिए कोई दुख क्यों, कोई ग्लानि क्यों? कुछ दिनों तक निर्मला ने पिंगल के सामने बाहर नहीं आई। पिंगल सोचता रहा, शायद उनके बार बार आने जाने को लेकर पति पत्नी के बीच कोई कटखांट या मनमुटाव हो गया होगा। इसलिए उसने भी अपने आने जाने में कमी कर दी। नियमित आने जाने में एक आकर्षण होता है, विशेषकर जब कोई सुंदर युवती वहां मौजूद हो। पिंगल का मन पहले कुछ दिनों तक उछल कूद कर रहा था, पर वो जानता था कि समय आने पर सब शांत हो जाएगा। उसने विशेष रूप से अपने अभ्यास और अध्ययन में मन लगा दिया। कई महीनों तक डॉक्टरी जर्नल पिंगल ने पढ़ा नहीं। 2 महीने पहले कोलकाता से जो नई किताबें आई थीं, उनका एक पन्ना भी उसने नहीं पढ़ा। अपने मन को एक तरह से पोषण से वंचित कर उसने अपने अध्ययन के बदले और अधिक शोध का पोषण जुटाया। वो ये शोध करने लगा कि एनोफिलिस जैसी मच्छर की लाल ग्रंथियों में एक समय में कितने मात्रा में मलेरिया के जीवाणु हो सकते हैं। कुछ महीने बाद की बात है। एक दिन पिंगल किसी दूरस्थ घर से मरीज देखकर लौट रहा था। रास्ते में देवू से मिला। देवू ने उसके कपड़े के कोने को पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर बाबू, हमारे घर चलेंगे? पिंगल ने कहा, खोखा नाच काम है, कल जरूर आऊंगा। लेकिन देवू जिद्दी था। उठान पर बैठी निर्मला दाल की बड़ी बोरी बांट रही थी। देवू घर में प्रवेश करते ही बोला, माँ देखो, डॉक्टर बाबू को लेकर आया हूं। निर्मला ने सोच में पड़कर तय किया कि क्या करे। तभी पिंगल और देवू उठान पर आकर खड़े हो गए। देवू सोच रहा था कि डॉक्टर को देखकर माँ खुश होंगी, लेकिन उसकी माँ के चेहरे को देखकर वो थोड़ा डर गया। बच्चे की समझ में भी आया कहीं कोई गड़बड़ है। वो दौड़ते हुए बाहर चला गया। निर्मला हिचकिचाते हुए बोली, घर में जाकर बैठो। फिर पुकारते हुए बोली, खोका, ओ खोका, क्या बच्चा हो गया है? 1 मिनट भी घर में नहीं रह सकता? पिंगल ने उत्तर दिया, काफी दिन हो गए, आप लोग कैसे हैं? पंडित मशाई की छाती का दर्द। इसी समय रामनाथ वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, अरे पिंगल, तुम्हें काफी दिन से नहीं देखा, अच्छे हो? निर्मला बोली, क्या वह आना चाहिए था? खोका रास्ते से पकड़कर लाया और एक राहत की सांस ली। रामनाथ मुस्कुराते हुए बोले, जिसे माता पिता प्यार करते हैं उसका बेटे पर भी असर होता है। डॉक्टर के आने से निर्मला नाखुश नहीं थी, पर उसे डर था ठान दीदियों जैसी लोगों के लिए बदनामी का एक मौका मिल सकता है। उस रात सोते हुए देवू की ठोड़ी पकड़कर बोली, तुम्हारी मां से ऐसा शत्रुता क्यों की? उसके 2 दिन बाद रामनाथ ने पिंगल को आमंत्रित किया। निर्मला बोली, एक बार मुझे तो पूछते क्यों नहीं? रामनाथ ने उत्तर दिया, डीपी से लौटते हुए देखा कि इलिश मछली सस्ती है, इसलिए 2 ले आया। रास्ते में पिंगल से मिला, तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं? निर्मला बोली, शरीर अभी ठीक नहीं है। रामनाथ बोले, तो मैं तो नहीं जानता था, ठीक है, डॉक्टर आए तो एक बार दिखा लो। रात के खाने पर देखा गया कि निर्मला ने भरपूर व्यवस्था की है। पिंगल ने कहा, पंडित मशाय कह रहे थे कि आपका शरीर ठीक नहीं है, बीमार शरीर लेकर इतनी व्यवस्था क्यों की? इसकी क्या जरूरत थी? रामनाथ ने कहा, क्या करे, पिंगल तो घर का बच्चा है। निर्मला बोली, तुम तो बड़े ही अच्छे हो। खाने के बाद पिंगल ने अस्वस्थता के बारे में पूछा तो निर्मला ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया, खाने का मन नहीं था और सिर में हल्का दर्द भी था। पिंगल धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गया। सभी मामलों में उसकी सलाह की आवश्यकता होती है। दुख, तंगी, कमी या शिकायतें उसके पास छिपी नहीं रहती। विदेश और दूर दराज में पिंगल के लिए एक सच्चा संबंध बन गया है। पूरे दिन की मेहनत के बाद इस घर में कुछ पल ना रहना तो जैसे थकान मिटती ही नहीं। बचपन में पिंगल मातृविहीन था, उसकी कोई बहन भी नहीं थी। मनुष्य जीवन में पत्नी के दुख के प्रति जो आकर्षण होता है, निर्मला के साथ मिलकर पिंगल ने वो कमी पूरी कर ली है। पिंगल को एक और आकर्षण था, देबू। इस सुंदर बच्चे को वो बहुत प्यार करता है।
पिंगल आते ही देबू किताबें लेकर आता। दक्षिणारंजन की ठाकुर माँ की झोली, फर्स्ट बुक। पिंगल उसे पढ़ाता, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। बहुत सारी कहानियां सुनाता। एक था बूढ़ा आदमी जिसके सारे दांत गिर गए थे। इसके अलावा कानाई दत्त की कहानी, बालेश्वर की लड़ाई। उस समय पूजा से पहले पिंगल कुछ दवाएं खरीदने कलकत्ता जाता है। लौटते समय निर्मला के लिए एक महंगी साड़ी और देबू के लिए एक खिलौना मोटर लाता है। रामनाथ के सामने पिंगल साड़ी निर्मला के हाथ में रखता है। निर्मला कहती है, मुझे साड़ी क्यों? ये देने की जरूरत नहीं थी। पिंगल का चेहरा उदास हो जाता है। रामनाथ कहते हैं, ऐसा क्यों कह रही हो? पिंगल ने श्रद्धा भाव से लाया है। अगले दिन देबू एक मोटर लेकर सड़क पर गया। उसने मोटर की चाबी घुमाई और छोड़ दिया। तभी उसके खेलने के साथी इकट्ठा हो गए। देबू ने बताया, यह डॉक्टर ने दिया है। ऊंच नीच रास्तों पर मोटर सही तरह से नहीं चलती। थोड़ी देर चलाते ही रुक जाती, कभी कभी गिर भी जाती। उसके उम्र के साथी इस पर बहुत खुश हुए। उनके पास ऐसी चीजें नहीं थीं और देबू ही क्यों रखे। दोपहर के 12 बजे मोटर चलाकर देबू घर लौटा। निर्मला ने उसके गाल पर हल्की सी थपकी दी और कहा, मोटर पाकर खाना पीना भूल गया क्या, शैतान बच्चा। संध्या में यह बात पद्म ठाकुरुन तक पहुंच गई। डॉक्टर ने कलकत्ता से देबू के लिए मोटर लाया है। कितना स्नेह और प्रेम। निर्मला ने पिंगल पर पहले थोड़ी नाराजगी जताई थी, लेकिन साड़ी पहनकर आईने में अपना चेहरा देखकर उसका क्रोध मिट गया। यह साड़ी उस पर बहुत सुंदर लग रही थी। जमींदार ब्रजकांत चौधरी का दुर्गा पूजा इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। पूजा के समय पानी की तरह पैसा खर्च होता है। बिना अंजलि दिए ब्रजकांत जल ग्रहण नहीं करते। मंदिर में दर्शन करने के लिए हर रोज विभिन्न गांवों से सैकड़ों लोग आते हैं। रामनाथ ब्रजकांत के कुल पुरोहित हैं। मंदिर दर्शन के लिए निर्मला हमेशा आती हैं। हर बार वो उपस्थित रहती हैं। जमींदार की पत्नी उन्हें कीमती साड़ी देती हैं। भासान के दिन वो जमींदार के घर आईं, पिंगल द्वारा दी गई साड़ी पहनकर। लड़कियां एक नज़र में उनकी ओर देखती रहीं। वो वहां सबसे सुंदर, सौंदर्य की मूरत। हरिमती बोष्टी ने कहा, भट्टाचार्य की भाग्यशाली पत्नी है। वृद्धावस्था में भी ऐसी आंखों को भा जाने वाली रूपसी परिवार। पद्म ठाकुरन ने कहा, भाग्यशाली है या नहीं यह कहना मुश्किल है। उन्होंने निर्मला को ये संकेत सुनाया, लेकिन निर्मला ने ऐसा कोई भाव नहीं दिखाया जैसे उसने कुछ महसूस ही न किया हो। फिर भी सुरक्षा कहीं नहीं थी। जैसे ही वो मंदिर से घर लौटने लगी, पद्म ठाकुरन ने पूछा, ये साड़ी जमींदार के घर से मिली है ना? निर्मला ने कहा, नहीं। पद्म ठाकुरन ने अनुमान लगा लिया कि निर्मला के बेटे को जो मोटर दिया गया वही साड़ी का उपहार है। अगले दिन प्रातः निर्मला ने साड़ी संभालकर उठाई रखने लगी। तभी पद्म ठाकुरुन उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, साड़ी क्यों उठा रही हो बहूमा? इसे पहनोगी तो तुम बहुत सुंदर लगोगी। निर्मला का पूरा शरीर झकझक कर उठा। उसने कहा, और आपका भी 5 जगहों में बोलते रहना ठीक है। ओ बहूमा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हित में हूं। निर्मला ने चिढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, तो समझा साड़ी पहनने के लिए ही तो आए हैं। और बॉक्स का ढक्कन जोर से बंद करके वो कमरे से बाहर चली गई। पद्म ठाकुरुन कब चले गए ये उसने ध्यान ही नहीं दिया। पास के कमरे में जाकर एक कुर्सी की पीठ पकड़कर निर्मला कई देर तक खड़ी रहीं। सामने सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट। उनकी पलकें नम हो गईं, ये भी वो नहीं जानती। पूरे दिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने मन में बार बार सोच रही थीं, क्या वास्तव में मैंने ऐसा कुछ किया कि निंदा की पात्र बनूं? रात में जब पिंगल आए तो उनके मन में थोड़ी शांति का भाव जागा। आज उन्हें ऐसा लगा जैसे पद्म ठाकुरुन जैसी 5 लोगों की बातों को नजरअंदाज करना आसान हो गया हो। रामनाथ बोले, इनकी तबीयत ठीक नहीं है पिंगल, एक बार देख लो। निर्मला बोली, इसके लिए अब डॉक्टर दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन स्वामी के आग्रह में उन्हें फिर भी हाथ बढ़ाना पड़ा। पिंगल के इस पहले स्पर्श से निर्मला के पूरे शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। ये क्या, पूरे दिन के उपवास का असर ही तो नहीं? निर्मला और सोच ही नहीं पाई। उस दिन 1.5 घंटे की बातचीत के बाद पिंगल उठने की इच्छा व्यक्त करने लगे। निर्मला बोली, अभी थोड़ी देर और बैठो, अभी तो अभी आए हो। इस अनुरोध में कोई नई बात नहीं थी। आजकल वो अक्सर ऐसा ही अनुरोध करती थीं। पिंगल आते ही बातचीत छोड़कर उठना नहीं चाहते। पिंगल मुस्कुराए और बोले, लगता है अब मेरे कोई कामकाज नहीं है। निर्मला बोली, हाँ, और नहीं कहूंगी। पिंगल बोले, अभिमान हो गया लगता है। निर्मला ने कहा, किस पर अभिमान करूं? और वो बाहर चली गई। पिंगल भी लगभग साथ ही उड़ गए। आसमान में कुछ सफेद बादलों की ढेर पर्वत श्रृंखला जैसे स्तर दर स्तर सजाए गए थे। सीधे ऊपर चांदनी की बौछार में पहाड़ झिलमिला रहे थे।
पेड़ पौधे, लंबे पत्ते सब उज्जवल और सजीव लग रहे थे। चांदनी का स्पर्श जैसे जीवंत हो गया हो। दूर से ब्रजकांत चौधरी का सफेद पत्थर का बंगला नजर आ रहा था। ठीक उसके पीछे कई पेड़ पृष्ठभूमि की तरह सघन खड़े थे। पिंगल निर्मला के बारे में सोच रहे थे कि वो उन पर दावा करती है, अभिमान करती है। कुछ अज्ञात सुगंध ने उनके मन को भर दिया। देखते देखते मन में एक अव्यक्त बाधा महसूस हो रही थी। रामनाथ विदेश में अपने जमींदार घर चले गए। घर परिवार की देखभाल का पूरा जिम्मा पिंगल पर। वही सब देखरेख कर रहे थे। उस दिन दोपहर के समय पिंगल एक तख्तपोश पर बैठे थे। पास में देवू सो रहा था। एक थाली में सेब, खीरा, नारियल की नारी और मिठाई सजाकर निर्मला पिंगल के पास खड़ी हो गई। मैं थोड़ी देर पहले स्नान कर चुकी थी और उसने लाल चौड़ी पट्टी वाली साड़ी पहन रखी थी। कंधे के पास उसके बाल पट्टी पर बिखरे हुए थे। उस रूप को देखकर पिंगल की आंखें चमक उठी। वह खुद को खो बैठा। नारी को पकड़ते हुए अचानक निर्मला का हाथ थाम लिया। निर्मला इस अप्रत्याशित और असहज प्रलोभन में सोच ही नहीं पाई कि क्या करे। देवू उठकर उसे बचाने आया और बोला, मुझे एक नारी दो। निर्मला जल्दी से अपने बेटे को बगल में पकड़ लिया। रामनाथ जब देश लौटे तो शिरोमणि ने कहा, आपके घर में डॉक्टर के आने जाने को लेकर गांव में बहुत चर्चा हुई। पद्म ठाकुरन की भाभी और हरिमती बोष्टी आदि ने शिरोमणि गिन्नी से बहुत बातें कह दी। रामनाथ को थोड़ा गंभीर देखकर निर्मला ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने सब कुछ खोलकर बता दिया। निर्मला को याद आया उस दिन उसने पद्म ठाकुरन का अपमान किया था। वह सोचते सोचते कांप उठी। भय से उसका चेहरा सूख गया। रामनाथ ने यह देखा नहीं। निर्मला बोली, ठीक है, डॉक्टर को मना कर देना चाहिए था, अब वो नहीं आएंगे। रामनाथ बोले, तुम पागल हो गई हो? मैं कभी भी यह बात उनके सामने उठा सकता हूं। वह इतने अच्छे इंसान हैं, इतनी मदद की है। फिर थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था अपने घर के लोगों की बातें। कितनी नीच प्रवृत्ति है उनकी। अगले दिन आंगन में कृष्णचूड़ा के 2 पेड़ अनगिनत लाल फूलों से भरे थे। पत्तियां दिखाई ही नहीं दे रही थीं। सब कुछ लाल में रंगा हुआ। चांद की रोशनी में ऐसा लग रहा था मानो इन दोनों पेड़ों पर रंगों का भंडार चढ़ा दिया गया हो। नीचे आंगन में ढेरा फूल बिछे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां होली खेली हो। इन दोनों पेड़ों के आगे एक छोटा सा ढलान था। कई साल पहले यहां एक घर था। ठीक इसके पीछे एक पियर का पेड़ और कुछ आम के पेड़ थे। आम के कलियों की मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी। आम की हल्की लाल पत्तियों के बीच पियर के हरे पत्तों की शोभा दिख रही थी। पेड़ों के नीचे नई बारिश के बाद हरी भरी ताजा घास उगी थी। पीछे एक तालाब था। तालाब के भीतर घना कचूरी पाना और शावला की झाड़ियां। रामनाथ और पिंगल बरामदे में बैठे थे, दोनों के हाथ में हुक्का। निर्मला घर में बैठकर जूही के फूलों की माला गूंथ रही थी। चांदनी रात। पिंगल सोच रहे थे कि फूलों से निर्मला को सजाएं। उसके स्पर्श से उसका सुंदर चेहरा और भी लाल रक्तिम दिखाई देगा। फिर फूलों की माला अच्छी तरह से फिट कराई जाएगी। ठीक इसी समय जमींदार के घर का दीवान आकर रामनाथ को ढूंढने आया। रामनाथ बाहर चले गए। वो वापस आकर बोली, बाबुओं के घर में बुलावा आया है, मैं थोड़ी देर घूम कर आऊं। घर के भीतर निर्मला ने कहा, आज जो देर हो गई, क्या कल नहीं जा सकती? रामनाथ बोले, बाबू की बहुत बड़ी समस्या है, आज ही जाना पड़ेगा। पिंगल ने कहा, इस रात आप कैसे जाएंगे? वहां पहुंचने में तो देर हो जाएगी। रामनाथ बोले, क्यों, तुम तो यहां हो, मेरी वापसी में देर नहीं होगी, 1 घंटे के भीतर वापस आ जाऊंगा। पिंगल हैरानी से बोला, मैं? रामनाथ बोले, क्यों, तुम्हें कोई असुविधा है क्या? पिंगल हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, आज मेरे पास कोई काम नहीं है। तो थोड़ा तंबाकू खा लो, मैं जा रहा हूं। कहकर रामनाथ एक चादर अपने कंधे पर डालकर बाहर निकल गए। पिंगल पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं बैठा रहा। सारी घटना उसके लिए किसी झूठे सपने जैसी प्रतीत होने लगी। बहुत समय पहले की बात नहीं, आज ही कुछ घंटे पहले मोहल्ले में शिरोमणि मशी ने रामनाथ के पास उनके नाम पर कलंक फैला दिया था। तथापि रामनाथ ने उस पर विश्वास करते हुए कोई झिझक नहीं दिखाई। क्यों? सोचते हुए करुणा के बाण ने उसके संपूर्ण हृदय को झकझोर दिया। इस समय घर के भीतर से पानी लेकर निर्मला पिंगल के पास आई। पिंगल ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तुरंत वो जगह छोड़कर बाहर निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद रामनाथ घर लौटे और देखा पिंगल बरामदे में बैठे हैं। सारी रात की जागरण के बाद मृतक के चेहरे पर चांदनी जैसा मृदु प्रकाश पड़ता है, ठीक उसी प्रकार पिंगल का चेहरा चांदनी में दिखाई दे रहा था। रामनाथ ने पूछा, तुम बाहर क्यों हो? घर के अंदर तो बहुत घुमड़ता है ना? रामनाथ ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। रात हो गई है, मैं अब चलता हूं, कहकर पिंगल चल दिए।
उसके बाद पिंगल और रामनाथ के घर नहीं जाते। रामनाथ कई बार अनुनय कर चुके हैं। पिंगल कहते हैं हाथ में बहुत काम है। निर्मला भी उनका नाम नहीं लेती। पिंगल की बात उठते ही वह दूसरे कमरे में चली जाती। मजाक करने पर भी अगर बात असहज लगे तो कहती है वह बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास गरीबों के घर आने का समय नहीं है। बदली के लिए पिंगल ने जिला बोर्ड में आवेदन किया। लगभग 1 महीने बाद बदली का आदेश आया। गांव छोड़ने के दिन सुबह वह रामनाथ के घर मिलने आया। निर्मला घर के भीतर से कह रही थी, खोखा, पिंगल डॉक्टर से पूछो वह क्या चाहते हैं। रामनाथ घर पर नहीं थे, ना वो ना निर्मला। कोई भी पिंगल की तबादले की खबर नहीं जानता था। पिंगल ने पुकारा, पंडित मशाई। अंदर से खोखा बोला, बाबा घर में नहीं है। पिंगल समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। इच्छा हुई एक बार निर्मला से मिलकर चला जाए, लेकिन क्या कहकर उसे बुलाए। दरवाजे के पास कुछ समय खड़ा रहने के बाद उसने फिर पुकारा, खोखा। इस बार उसने निर्मला की आवाज सुनी। वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी खोखा चिल्लाया, मैं तो खेल रहा हूं। पिंगल घर के अंदर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मैं तबादले होने जा रहा हूं, इसलिए खबर देने आया हूं। निर्मला घर के अंदर से बोली, खोखा कह दो कि जब वो घर लौटें तब खबर दे देंगे। पिंगल को अब और रुकने की जरूरत नहीं थी। पहले वो निर्मला पर थोड़ी नाराज थी, लेकिन रास्ते में आते आते उसके मन में विचार आया, क्यों वो मिलने आया था? ये तो उसका बड़ा बड़ी ही हो गई। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।